सरल कहानियाँ। जानकी के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के विनोद और प्रमोद और एक लड़की कविता थी। बिन बाप के बच्चों को जानकी ने खूब लाड प्यार से पाला था। उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई थी। समय बीतता है और तीनों बच्चे जवान हो गए। विनोद और प्रमोद अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनें नैन्सी और सुपीरिया से प्यार हो जाता है। जानकी को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गई थी। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में गाउन पहनूंगी। हाँ हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो। और क्या भला, आखिर क्या जरूरत है बेकार के पैसे खर्च करने की। अरे मूर्खो, ये तुम्हारी इकलौती बहन है। इसका इतना तो हक बनता ही है कि तुम्हारी शादी में मन मर्जी के कपड़े पहन सके। फिर जानकी ने अपने पैसों से कविता के लिए एक गाउन बनवा दिया। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है और जानकी की दोनों बहू शादी करके घर में आ जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। तभी जानकी की दोनों बहुएं वहां आ जाती हैं। अगर दोनों माँ बेटी की चुगलियाँ खत्म हो गई हो तो जाके कुछ घर का काम कर लो। अब क्या हम दोनों ही सारा दिन किचन में लगी रहेंगी क्या? और क्या दीदी, इतना काम मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ना बाबा ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ए कविता, चल रसोई में जाके बर्तन धो ले। बर्तन धोने के बाद खाना बना देना। इस तरह दोनों अमीर घर से आई बहुएं सास और ननद से घर के काम करवाने लग जाती हैं। दोनों बड़े घर से आई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच भरा हुआ था। सुनिए जी, ये माँ जी कविता को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। अब कल की ही बात देख लो, माँ जी ने अपने सोने की बालियाँ उस कविता को दे दी। मुझे तो डर है कहीं एक दिन ये घर भी उसके नाम ना कर दे। नैन्सी और सुपीरिया ने अपने अपने पति के मन में कड़वाहट का बीज बो दिया था। फिर क्या था, अगले ही दिन विनोद और प्रमोद वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, इन पेपर्स पर साइन कर दो। कैसे पेपर्स और क्या लिखा है इसमें? यही कि आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी प्रॉपर्टी हमें बंट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ। आप ये साइन बेफिक्र होकर कर दीजिए। आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी की बात मानकर जानकी ने वैसा ही किया। लेकिन अब तो जैसे नैन्सी और सुपीरिया का सपना पूरा हो गया। एक दिन दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए थे और कविता की दोनों भाभियां किट्टी पार्टी में गई थी। तभी अचानक जानकी की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही थी। अब क्या करूँ? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। कविता बाहर ऑटो ढूंढने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती है तब तक जानकी दम तोड़ चुकी थी। अपनी माँ की मौत के सदमे से कविता को बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन अभी उसका दुख दूर नहीं हुआ था। उसकी दोनों भाभियों ने वो कर दिया जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। नहीं भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी माँ की यादें बसती हैं। लेकिन तुम्हें हमारे साथ ये घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने ये घर बेच जो दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? मैं अपने रहते इस घर को कभी नहीं बेचने दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है, क्योंकि माँ जी ने ये घर अपने बेटों के नाम किया था। कविता मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर अपनी भाभियों के साथ चली गई। कविता हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। अभी तुम्हारा रोना धोना आखिर कब तक चलेगा? अब ये ड्रामा बंद करो
और जाके कुछ घर का काम कर लो। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? और नहीं तो क्या दीदी, उठो जल्दी, जाके रसोई में बर्तन पड़े हैं वो धो ले जाके, और बर्तन धोने के बाद कपड़े साफ कर लेना, और कपड़े धोने के बाद नाश्ता बना लेना, समझी? अगर मैंने इनकी बातें नहीं मानी तो ये दोनों मुझे घर से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अब कविता सारा दिन घर का काम करती और जब समय मिलता तब आधी रात को पढ़ने बैठती। एक दिन घर में विनोद और प्रमोद की बिजनेस पार्टी थी। उसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी पत्नियां भी आई हुई थी। सारी तैयारियां कविता ने अकेले ही कर ली। तभी पार्टी में एक औरत ने नैन्सी से पूछा, नैन्सी, ये लड़की कौन है? अरे ये तो हमारी नौकरानी है। ये सुनकर कविता को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी से कुछ कहे उस घर से चली गई। लेकिन उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वो फुटपाथ पर ही रहने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करती रही। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली। फिर एक भीख मांगने वाली गरीब मेहनत लड़की इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई। ऐसे ही समय बीता और एक दिन, हाय राम, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे हमारे पति के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है। उन्होंने सब कुछ हड़प लिया, ऑफिस भी सील कर दिया, और गार्ड कह रहा था अब वो टीम हमारे घर भी आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं हमें किसके श्राप का फल मिला है जो हमें ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उन्होंने घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गए। उधर कविता सरकारी आवास में रहती थी। उसने जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई। वह अपनी कार से जा ही रही थी कि तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर देखा। भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा, जो कुछ भी आपके साथ हुआ ये सब हमारे कर्मों का फल है। कविता, हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा हमें मिल गई है। अब तुम हमें माफ़ कर दो। आप दोनों घबराओ मत और मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे घर चलो। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारा घर है? हाँ भाभी, मैं अब एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। अपने दोनों भाइयों को छुटवाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। खुशी के मारे नैन्सी और सुपीरिया ने कविता को गले से लगा लिया। उसने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली थी कि वो अब ईमानदारी से काम करेंगे। अब दोनों अमीर भाभियां अपनी गरीब ननंद के बड़प्पन के आगे झुक गई, क्योंकि आज उनकी गरीब ननंद उन दोनों से कहीं ज़्यादा अमीर थी।